हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे नगर प्रशासन के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो जनता होते हैं, जनताओं की समस्या का समाधान किस प्रकार से होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो जनता होती हैं वो किस किस प्रकार से विरोध करती हैं, किसके ऊपर। तो जो होते हैं वार्ड पार्षद के ऊपर किस किस प्रकार से विरोध करती हैं। तो जिस प्रकार किसी भी वार्ड, पहली बात आप यहाँ देखेंगे तो किसी भी वार्ड में गली या मोहल्ले की समस्या का समाधान ना होने पर जो जनताएं होती हैं वो विरोध करती हैं। और दूसरी बात, विरोध करने के बाद वो क्या देती हैं, तो धरना देती हैं। किसके घर पर धरना देती हैं, तो जो जनताएं होती हैं वो जो भी अपने अपने वार्ड के अंतर्गत, अपने वार्ड के अंदर जो भी वार्ड पार्षद चुनती हैं, तो जो वो वार्ड पार्षद अगर उनकी समस्याओं को ध्यान नहीं देते हैं तो वो धरना देती हैं। क्यों देती हैं? ताकि वो हमारे समस्या का समाधान करें, हमारी बातें वो सुने। और जब वो उनके जो वार्ड पार्षद होते हैं वो जनताओं की बात नहीं सुनते हैं तो जनताएं क्या करती हैं, तो वार्ड पार्षद के घर के बाहर धरना देती हैं। और फिर नगर निगम कर्मचारी जो कार्यालय होता है वहाँ जाते हैं। उसके बाद धरना देने के बाद जो वार्ड पार्षद होते हैं और सारे जितने भी जनताएं होती हैं वो कहाँ जाते हैं, नगर निगम कार्यालय में जाते हैं। उसके बाद हमने देखा जो जितने भी वयस्क लोग होते हैं तो वो क्या देते हैं, अर्जी देते हैं। अर्जी यानी कि एप्लीकेशन एक देते हैं। तो उस एप्लीकेशन में जितने भी वयस्क लोग होते हैं, जितने भी जनताओं में वयस्क लोग होते हैं, उन सभी वयस्क लोगों के हस्ताक्षर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो उनके हस्ताक्षर उस अर्जी में लगा हुआ होता है। यानी एप्लीकेशन में सभी अपने अपने हस्ताक्षर देते हैं। उसके बाद समस्या का निदान जो पार्षद, आयुक्त यानी सभी मिलकर उसका निदान करते हैं। उसके बाद आप उदाहरण में देख रहे होंगे कि जो गंगाबाई हैं, गंगाबाई एक महिला है। तो गंगाबाई के जो मोहल्ला है, तो वो देखिए कि मोहल्ले की साफ सफाई के लिए जो विरोध प्रदर्शन वो किस प्रकार से करती हैं। तो जो गंगाबाई हैं वो उन्होंने देखा कि हमारे मोहल्ले में बहुत सारी गंदगियाँ मची हुई हैं, जितने भी सारे बच्चे खेल रहे हैं वो सही ढंग से खेल नहीं पा रहे हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं। उसके बाद उसने देखा कि जो भी जितने भी नालियाँ हैं वो नालियाँ साफ़ नहीं हैं। तो गंगाबाई ने सोचा कि उन्होंने सारी महिलाओं को लेकर कहाँ गई, तो अपने वार्ड के अंतर्गत जो भी वार्ड पार्षद को उन्होंने चुना है, तो वार्ड पार्षद के घर गई और उन्होंने अपनी बात किसके सामने रखी, तो वार्ड पार्षद के सामने रखी। लेकिन वार्ड पार्षद ने उनकी बातें नहीं सुनी, तो वो सभी जनताएं उनके घर के बाहर धरना धर लेते हैं। उसके बाद जब धरना धरने के बाद जब वार्ड पार्षद को पता चलता है कि महिलाओं ने या फिर जनताओं ने धरना धर लिया है, तो वो उनकी बात सुनने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वार्ड पार्षद कहते हैं कि सबसे पहले तुम लोग एक अर्जी दो, यानी एप्लीकेशन दो। और एप्लीकेशन दो तो उसमें क्या लिखा जाता है, अपनी समस्याओं को, उन्होंने कहा कि अपनी समस्याओं को लिखो और वो हमें दो। और उसमें अपने सारे जितने भी वयस्क लोग हैं उनके सारे हस्ताक्षर हमें चाहिए उस अर्जी में। तो उसमें लिखा गया जो भी उन्हें प्रॉब्लम है, यानी कि साफ़ सफाई, कॉलोनी की साफ़ सफाई नहीं है, या फिर पानी सही ढंग से नहीं आ रहा, या फिर किसी भी प्रकार की गंदगी है, तो उन सभी प्रॉब्लम को उन्होंने उस एप्लीकेशन में लिखा और सभी लोग उसमें साइन किए। जितने भी वयस्क लोग होते हैं, यानी जो जितने भी लोग वोट दे सकते हैं, तो वो लोग उसमें साइन किए। तो उसके बाद जो वार्ड पार्षद होते हैं वो कहाँ गए, तो नगर निगम कार्यालय में गए। उसके बाद वो कमिश्नर को दिए, वो एप्लीकेशन कमिश्नर को दिए। तो अगर इसके बाद भी जो कमिश्नर होते हैं वो गंगाबाई या किसी भी जनताओं की बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, तो उसके बाद फिर से सभी जनताओं ने
विरोध किया, किसी भी तरह बहुत सारे आंदोलन किए और रोड पर जो रोड होता है वहाँ पर धरना दिए, यानी कि सारे रोड के ऊपर सभी जनताएं बैठ जाती हैं। तो उसके बाद जो कमिश्नर होते हैं या फिर सरकार होती हैं तो उन्हें सुनना पड़ता है, तो उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो इस प्रकार से लोग विरोध करते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से लोग अपना विरोध करते हैं तो उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद सभी लोग मतलब जो भी वार्ड के अंतर्गत जो भी प्रॉब्लम हुई होती हैं, सरकार जो नगर निगम होते हैं, नगर निगम के सभी कर्मचारियां उन सभी कॉलोनी के अंदर जो भी प्रॉब्लम हुई होती है उनको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग यहाँ तक नोट करिए, आगे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट रोजगार। कॉन्ट्रैक्ट रोजगार क्या होता है? तो पैसा बचाने के लिए कई सारे नगर निगमों ने कचरा उठाने और उन्हें ठिकाने पर लगाने के लिए जो होता है क्या रख लिया, तो निजी ठेकेदार रख लिया। और निजी ठेकेदार को एक और नाम से भी जाना जाता है। उसका क्या नाम है? तो उसे कहते हैं निजीकरण। और जो कॉन्ट्रैक्ट रोजगार होता है तो इसे हम और अच्छे से देखें तो नगर निगम में काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे और अब निजी ठेकेदार करते हैं। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो अब किसे रख लिए हैं नगर निगम का पूरा काम करने के लिए, तो वो निजी ठेकेदार यानी कि जो पैसे पर कोई भी, जैसे होता नहीं है पैसे पर किसी को काम पर रख लिया जाए। तो जो निजी ठेकेदार होते हैं वो अब पूरे नगर निगम की देखभाल करते हैं और जो भी इनकम आता है, जो भी आय आता है, उसमें से आधा सरकारी कर्मचारी रख लेते हैं और उनमें से आधा कौन रख लेता है? तो निजी ठेकेदार रख लेते हैं। तो जो निजी ठेकेदार होते हैं वो मजदूरों को बहुत कम पैसा देते हैं। जो कचरा उठाने के लिए जो भी मजदूर रखते हैं निजी ठेकेदार, वो मजदूरों को बहुत कम पैसा देते हैं। उसके बाद हम देखें इन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। जो सरकारी कर्मचारी के लोग हुआ करते थे, वहाँ के मजदूर जो नौकरी किया करते थे तो उनकी स्थायी हुआ करती थी, क्योंकि वो सरकारी पद पर थे। और इन लोगों की अस्थायी हुआ करती थी। कभी भी किसी को भी निकालने में कोई भी कमी नहीं ये लोग छोड़ा करते थे। और आगे देखें तो कचरा उठाने का काम बहुत खतरनाक होता है। यदि काम करते समय उन्हें चोट लग जाए तो उन्हें देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो जो कचरा उठाने का काम होता था वो बहुत खतरनाक होता है। और जो ये मजदूर हुआ करते थे तो इन लोग के पास सुरक्षा के कोई यंत्र नहीं हुआ करते थे। और कोई किसी भी मजदूर को अगर चोट लग जाए या किसी भी प्रकार की कोई भी हानि पहुंचे तो यहाँ उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। और जो सरकारी पद पर लोग काम किया करते थे कचरा उठाने का, तो उन्हें अगर चोट लग जाए या भी किसी भी प्रकार की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उन्हें देखने के लिए सरकार जिम्मेदार हुआ करती थी। और यहाँ पर इन्हें देखने के लिए कोई नहीं हुआ करता था। जो कॉन्ट्रैक्ट रोजगार होता है तो कॉन्ट्रैक्ट रोजगार से काफ़ी लाभ भी होता है और काफ़ी हानि भी होती है। अगर हम बात करें लाभ की, तो जो कॉन्ट्रैक्ट रोजगार द्वारा काम होता है तो इनके द्वारा जो काम होते हैं वो नियमित रूप से होते हैं। क्यों नियमित रूप से होते हैं? क्योंकि वो सरकार के नेतृत्व में काम करते हैं, इसलिए सभी काम बहुत अच्छे ढंग से हुआ करता है। लेकिन जो हानि है, हानि जो सरकारी कर्मचारियां पहले काम किया करती थी तो निजी ठेकेदार के आने के कारण सरकारी कर्मचारियों से उनका काम छिन गया है। और जिसके कारण बहुत सारे लोग से उनका कोई पद भी छीन गया है। और अब सरकारी कोई भी पद यहाँ काम नहीं कर रही है, सभी निजी ठेकेदार के द्वारा काम किया जा रहा है। निजी ठेकेदार के नेतृत्व में नगर निगम के अंदर पूरे काम हो रहे हैं। तो अब हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि सूरत शहर में गंदगी से बीमारी का प्रकोप। तो आप लोग यहाँ तक नोट करिए, आगे हम देखते हैं सूरत शहर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ देखते हैं। अब हम बात करेंगे सूरत शहर में गंदगी से बीमारी का प्रकोप। तो ये बात 1994 की है। 1994 में सूरत शहर में एक प्लेग फैला। प्लेग क्या है? तो प्लेग एक बीमारी है जो चूहों से फैलता है
और ये प्लेग चूहों के लार में होता है। तो सूरत शहर में बहुत सारी गंदगी हुआ करती थी, तो कचड़े की गंदगी, पानी की गंदगी और टैंक की गंदगी, तो बहुत सारी चीज़ों की गंदगी के कारण चूहे वहाँ पर फैल गए। और उसके बाद वहाँ सूरत में प्लेग जो हुआ, कौन सी बीमारी, तो प्लेग बीमारी फैल गई। तो उसके बाद सूरत शहर जो सूरत हुआ, तो सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घर व होटल के कचड़ों को पास के नालियों में फेंक दिया करते थे। जो लोग हुआ करते थे सूरत में, तो वो अपने घरों को तो साफ कर दिया करते थे, लेकिन अपने घरों के कचड़ों को पास के नालियों में फेंक दिया करते थे। और इससे सफाई कर्मचारियों को कचरा उठाने में भी दिक्कत हुआ करती थी। उसके बाद ऊपर से नगर निगम अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही थी। इससे स्थिति और भी बेकार होती जा रही थी। जो वहाँ के नगर निगम थे वो तो अच्छे से काम किया नहीं करते थे, और जो कर्मचारी हुआ करते थे उन्हें जो कचरा हुआ करता था उन्हें उठाने और उन्हें ठिकाने लगाने में बहुत सारी दिक्कत हुआ करती थी। और उसके बाद प्लेग जो होता है, प्लेग हवा के जरिए लोगों में फैलता है। तो हवा के जरिए फैला, इसलिए काफ़ी तेज़ी से जो प्लेग हुआ वो फैल गया। और तो और 4 लाख से भी अधिक लोगों को जो सूरत शहर छोड़ना पड़ गया था। उसके बाद जो हवा के कारण इतनी तेज़ी से प्लेग जो हुआ ये फैला, और इन सबसे हवा के कारण जब फैला तो ये लोग पीड़ित हुए, ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित हुए। काफ़ी लोग तो मर गए, और काफ़ी लोग इस बीमारी से ग्रसित हो गए। उसके बाद जिसे भी ये बीमारी हो जाती थी उसे दूसरों के पास आने जाने में आना जाना नहीं पड़ता था, यानी कि रोक लग गया था। उसके बाद इन सबसे परेशान कर्मचारियों ने घोषित किया कि अब गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना पड़ेगा। यानी जो कर्मचारी से ऊपर जो सरकारें बैठी हुई थी, तो वो सब इन सबको बुलाया और पूछने लगा कि क्यों ये सब हो रहा है। तो ये जो कर्मचारियां हुए, पहले तो ये शहर की सफाई अच्छे तरीके से करवाए। उसके बाद ये जो जुर्माना बोल दिए कि जो भी लोग इस शहर में गंदगियां फैलाएंगे उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। उसके बाद तो तब से ये जो सूरत शहर हुआ, यहाँ पर अच्छे तरीके से रोज़ाना नियमित रूप से सफाई होना शुरू हो गया। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो रेड पेन से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप ध्यान दें, जो आज की तारीख में चंडीगढ़, आप देखें कि चंडीगढ़ शहर सबसे साफ और सुथरा शहर हुआ करता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदगी आपको नहीं मिलेगी। और जो चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान कौन सा है, तो सूरत का है। आप देख सकते हैं चंडीगढ़ जो कि पहले स्थान पर है। उसके बाद जो सूरत है, ये सफाई के मामले में भारत के अंदर ये दूसरा शहर है। यहाँ पर 1994 के बाद जो प्लेग बीमारी फैली, इस बीमारी को लेकर इतने लोग इतने ज़्यादा हो गए कि यहाँ पर बीमारी नहीं फैलानी है। तो ये लोग अपने शहर की रोज़ाना नियमित रूप से सफाई करना शुरू कर दिए। तो आज के समय में आप अगर देखें तो सूरत एक सबसे दूसरे स्थान पर जो कि है सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगी हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। टेक केयर।